Very good morning, everyone. We were doing chapter 20. We have already done about the different organs. Which organs we have learned? General Assembly and Secretary. Okay, tell me about something about General Assembly. ऑर्गन और एजेंसीज में डिफरेंस है. यू विल कम टू नो लेटर ऑन. यस, और बताओ जनरल असेंबली के बारे में. मेन ऑर्गन ऑफ यूएन इज जनरल असेंबली. आप उलट बोल रहे हो बच्चे. आगे बोलो. It acts like. तो ये अच्छे बच्चे ही है. दे दो नवदीप. It acts like a पार्लियामेंट. वर्ल्ड पार्लियामेंट है. वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह ये काम करती है. एवरी मेंबर कंट्री हैज वन वोट एंड दे मीट once in a year in the month of. They meet once in a year in the month of September. And where is the headquarter? Where do they meet? प्रतीक्षा. न्यूयॉर्क. कहाँ पे मिलते हैं ये? न्यूयॉर्क. वेरी गुड. नेक्स्ट वाज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल. Who will tell about Security Council? Yes. अंगर. France and China. France and China. So, Security Council, the main motive of this organ is to maintain peace internationally. Means all the countries, in all the countries, mainly peace maintain करके रखना. This is their main motive. And there are 15 members. 10 are non-permanent members and 5 are permanent members. 5 permanent members are UK, France, USA, Russia. China and Russia. ठीक है. And rest of the 10 members, जो बाकी के 10 मेंबर हैं, 15 टोटल मेंबर्स हैं, 15 में से 5 परमानेंट है and rest 10 members are temporary members and they are elected for period of. कितने years के लिए चुने जाते हैं? 2 years. They are elected for 2 years. After 2 years they are changed. ठीक है. So इसमें एक और बात है. सिक्योरिटी काउंसिल में इंटरनेशनली पीस को मेंटेन करना. दिस इज देयर मेन मोटिव. नेक्स्ट कम सेक्रेटरीट. हाँ जी, आ जाओ इजाजत. हाँ जी. Secretariat. The head of the Secretariat is the Secretary General. The Secretariat is responsible for the day-to-day activities of the UN. The present Secretary General of the UN is Antonio Guterres.
Secretary Generals of UN 1946 to present. Trivett Lee 1946 to 1952 Norway. Dan Hammarskjöld 1953 to 1961 Sweden. Youth Hand 1961 to 1971 Myanmar. Kurt Waldheim 1972 to 1981 Austria. Javier Perez Fuller 1982 to 1991 Peru. Boutros Ghali 1992 to 1996 Egypt. Kofi Annan 99 Ghana. Ban Ki-moon South Korea. Antonio Guterres Portugal. So ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेंबर कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के पर्सन्स को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाए. एनी पर्सन who is capable and he or she can be member of from any country. They can belong to any country. They can be given this responsibility. Clear? और इनका एक्चुअली ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये एक तरह से स्पोक पर्सन होता है जिसने बातचीत करनी है, सारे एजेंडास के बारे में बातचीत करनी है, जितने भी एक्टिविटीज करानी है, डे टू डे एक्टिविटीज करानी है उनको कंडक्ट कराना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. साथ में कोई टास्क देना. अब जैसे अभी कोरोना आ गया था है ना, तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के रोज न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट्स आ रही थी. पढ़ी थी कभी? लॉकडाउन में भी नहीं न्यूज़पेपर पढ़ी? तो एंटोनियो गुटेरेस जो था WHO को रिकमेंड कर रहा था, बाकी देशों को भी अलर्ट कर रहा था कि सारी फ्लाइट्स रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं. WHO की रिकमेंडेशंस की ऐसे में ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, लॉकडाउन करवा दिया जाए. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है जो WHO ने रिकमेंड करी थी उस टाइम पे, एंटोनियो गुटेरेस अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू सारे वर्ल्ड को, नॉट इंडिया ओनली, सारे वर्ल्ड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. और जो काम हो रहे थे जैसे दवाई बनाना, इंजेक्शन बनाना इसके लिए, तो उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह ये सारे वर्ल्ड को प्रोवाइड करा रहे थे. तो ये इनकी ड्यूटी होती है डे टू डे एक्टिविटीज का ध्यान रखना कि कहाँ पे, हाँ अगर कोई कंट्री पुअर है, कहीं पे फूड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये मेंबर कंट्रीज को उनको फंड प्रोवाइड करवाने के लिए कहता है, हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए कहता है. मीन्स दुनिया में जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके उनसे रिलेटेड टास्क दे देता है. तो इस तरह से सेक्रेटरी जनरल का ये काम है. और सारे देशों में से किसी में से भी सेक्रेटरी जनरल को चुना जाता है. आपने कंट्रीज के नेम देखे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, म्यांमार, घाना, पेरू, इजिप्ट, साउथ कोरिया, है ना. तो कितने सारी कंट्रीज है, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, नो, किसी भी कॉन्टिनेंट से कोई भी पर्सन को सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है. हाँ जी, एक्चुअली ये मेन हाँ जी होता है और हर एक का अलग अलग है. जैसे ना एक अथॉरिटी होती है, अब जैसे क्लासेस है, क्लासेस में टीचर्स है ना, लेकिन टीचर्स किसके अंदर काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल, है ना. तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता है. तो इस तरह से सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है
अगर जैसे कोई यूएन का ऑर्गन कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये इंस्ट्रक्शंस कैसे पहुंचेगी सारी दुनिया तक? थ्रू सेक्रेटरी जनरल। क्लियर? चले नहीं, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इसको कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे साफ पता चला है किस बारे में, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जस्टिस मिलता है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब सारी दुनिया की एक कोर्ट, जिसमें कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एलिगेशन लगाती है या किसी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो केस करते हैं, तो केस का निपटारा करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक और ऑर्गन है, जैसे हमारे कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे होते हैं ना। तो वो केस को मतलब सॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। तो सेम में अगर कंट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको उसकी अपील की जाती है। फिर वैसे ही अपनी अपनी है ना अपील देते हैं, तो फिर जो जस्टिस होते हैं वो उसकी सुनवाई करते हैं। एक जस्टिस नहीं होता, एक जज नहीं होता। क्लियर? चलिए अभी रीड करेंगे, कामाक्षी आ जाओ जल्दी से, रीड करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो आई विल टेल यू। व्हाई हैव यू रेज योर हैंड? लेटर ऑन आई विल टेल। International Court of Justice. Speak loudly. The headquarters of the International Court of Justice is a Hague in the Netherlands. हेग इन नीदरलैंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर हेग, हेग नाम का प्लेस है, वहां पे आईसीजे का हेडक्वार्टर है। It has 15 judges. They are appointed for 9 years. It settles disputes between nations in a peaceful manner. It advises the members and international laws. Headquarters of International Court of Justice, Hague, Netherlands. हाँ जी, sit down. हाँ जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग के अंदर है। क्लियर? और इसमें हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। इसमें 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस जो है किसी भी केस की सुनवाई करते हैं, और ये जजेस जो है 9 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कितने सालों के लिए अपॉइंट होते हैं? 9 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और ये इसका काम क्या है? एक कंट्री का दूसरी कंट्री से अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको पीसफुली सॉल्व करवाना, उनके बीच में कंप्रोमाइज करवाना। ठीक है? और इसके लिए लॉज बने हुए हैं। फिर ये उस लॉ के हिसाब से फैसला सुनाते हैं, इंटरनेशनल लॉज। ठीक है? हाँ, लॉज बनाए हुए हैं ना पहले, जैसे हमारे कंट्री के लॉज बने हुए हैं, तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉज बने हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर ये फैसला सुनाते हैं। और 15 जजेस हैं, एक जज नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक जज पार्शियल हो जाए, बायसनेस, तो इसलिए 15 जजेस की एक जुडिशरी होती है जो कि फैसला सुनाते हैं, और ये 9 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। और कौन चुनता है इसको? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है? क्लियर? चले नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल।
हाँ जी, आ जाओ। Trusteeship Council was formed to look after the regions of the world which were not independent at that time. No sense all the regions are independent. Trusteeship Council is no more functional. सो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है नो मोर फंक्शनल, इसका क्या मीनिंग है? हाँ जी, गुड सुंदर। हाँ जी, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अब वो डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों? ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि उस टाइम पे जब ये 1945 में था ना, तो 1945 में बहुत सारी कंट्रीज जो थी दूसरी कंट्रीज के अंडर थी, स्लेव थी, उनकी गुलाम थी। जैसे इंडिया भी गुलाम था ना उस टाइम में। किसका गुलाम था? तो कई कंट्रीज उस टाइम पे दूसरी कंट्रीज के डिपेंडेंट थी, उनकी स्लेव थी। तो ऐसे में क्योंकि इनका मेन मोटिव था हर एक की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना, तो वो फ्रीडम को जोर दे रहे थे। तो एक काउंसिल बनाई गई, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसमें हर एक को फ्रीडम देने का सुझाव रखा गया, हर एक को फ्री रखने का। तो इस तरह से ये काउंसिल जो थी, इसका मेन काम था जो स्लेव कंट्रीज थी उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि वो लोग आजाद हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी। और लेटर ऑन 1994 के करीब सारी कंट्रीज जो थी वो फ्री हो गई। तो इस कारण से ये जो काउंसिल, ये ऑर्गन जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये फंक्शन नहीं करता, इट्स नो मोर फंक्शनल। क्लियर? जब अब गुलाम ही नहीं रहे तो इसका काम ही खत्म हो गया, ऐसे होता है ना। तो इस तरह से इसको अब खत्म कर दिया गया है। क्लियर? हाँ जी, डाउट? हाँ जी, पूछो। उधर क्या है? कोर्ट? हाँ हाँ जी। So today we will do up to this only. If you have any doubt, क्योंकि जो इकोनॉमिक काउंसिल है ना ये थोड़ा लेंथी है, इसके साथ एजेंसीज भी आ जाती हैं जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हम बेटर है कल ही करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है यू कैन आस्क। हाँ जी, नहीं बच्चे देखो, जब फाइट होती है तो जनरल असेंबली है ना पहले ही वार्न कर देती है और वो उन कंट्रीज को जो लड़ाई कर रहे हैं उनको समझाती है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो है ना 193 के करीब तो इनके मेंबर्स हैं ही है। तो बीइंग अ मेंबर दे हैड टू फॉलो देयर रूल्स, है ना। सो दैट्स व्हाई अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर? बेटे अगर आपका कोई डाउट है, नो, सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।